हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने अपनी इनकम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। हमारे जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन हम अभी तक देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट। ठीक है, बजट में क्या है? हमारे बजट में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले जितनी भी हमारी इनकम आ रही है, ठीक है, जितनी भी सोर्सेज से हमारी इनकम आ रही है, उन सभी सोर्सेज को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए मेरी सैलरी, मेरा जो घर मैंने रेंट पे दिया है उससे मुझे कितना आ रहा है, मैंने जो अपना कार रेंट पे दिया है उससे मुझे कितना आ रहा है। तो मैं पूरे सोर्स, जितने भी मेरे सोर्सेज हैं, सब जगह से अपनी कैलकुलेट करूंगी कि मुझे कितनी इनकम इस मंथ आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में उस जितने भी सोर्सेज मैंने चेक किए, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को इस महीने कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। फिर मैं उस 50,000 की क्या करूंगी? प्लान करूंगी। ठीक है, कि मुझे क्या क्या मेन जगह अपना एक्सपेंडिचर्स करने हैं पैसे के, और कितनी मुझे सेविंग करनी है। तो सबसे पहले मैं प्लान करूंगी कि मुझे कहाँ कहाँ खर्च करना है। कंट्रोल करूंगी। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा जगह नहीं खर्च करूंगी। जहाँ मुझे ज़रूरी है, जहाँ मुझे लगता है कि बहुत, जैसे स्कूल फीस हो गई बच्चों की, ग्रॉसरी हो गई, तो यहाँ तो आप कमी कर नहीं सकते, लेकिन फालतू के खर्चों में आप कंट्रोल कर सकते हो। और फिर इवैल्यूएट करूंगी सभी इनकम को कि कितनी जगह से मेरे पास इनकम आई थी, कितना मैं सेविंग कर पाई और कितना मैंने फालतू खर्च किया है। ठीक है, तो हमारा बजट में हम यही देखते हैं कि हम पहले क्या करते हैं? प्लान करते हैं बजट को, कंट्रोल करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, सभी इनकम्स को। उसके बाद इससे क्या होगा ना, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आप, मैंने कई बार, हम लोग कभी सैलरी आती है वो फटाफट हम खर्च करते जाते हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं पर वो छूट जाते हैं, क्योंकि हम बजट नहीं बनाते हैं पहले से। ठीक है, बस इससे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, लास्ट टाइम पे हमें किसी से बोरो करना पड़ता है, और फिर हमारा नेक्स्ट मंथ का भी, अब हमने जो बोरो किया है, जब हमारी नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तो हमें वो वापस करना पड़ेगा, तो हमारा नेक्स्ट मंथ का बजट भी बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इससे ये क्या है? यही है। तो बजट हमारा क्या होता है? इससे हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा अगर हम बजट में काम करेंगे तो। ठीक है, फ्यूचर का एक्सपेंडिचर प्लान है। फ्यूचर का एक्सपेंडिचर प्लान है कि भविष्य के लिए हम प्लान बना लेते हैं कि हमें क्या क्या खर्च करना है। जैसे कि मैंने अपने पूरे मंथ का प्लान बना लिया है कि मुझे मंथ में इतना मुझे अपना रेंट देना है, इतना मुझे अपना ट्रेवलिंग में खर्च करना है, इतना मुझे ग्रॉसरी पर खर्च करना है। तो वो क्या हो गया? फ्यूचर का एक्सपेंडिचर प्लान बजट होता है। ठीक है, एक निश्चित समय में दी गई इनकम और स्पेंडिंग और सेविंग प्लान। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जनरली हम मंथली बनाते हैं, वहाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करते हैं? दी गई इनकम, जो भी मेरे पास इनकम आ रही है, जितना भी मैं स्पेंड कर रही हूँ, खर्च कर रही हूँ, और जितना भी मैं सेविंग कर रही हूँ, ठीक है, ये सब मेरा किस में आएगा? ये मेरा बजट में आएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए मैंने पूरा मंथली लिया है, उस मंथली में मैंने ये देखा है कि उस मंथ में कितनी इनकम मेरे पास आ रही है, कितना मैं स्पेंड कर रही हूँ, कितना मैं खर्च कर रही हूँ, कितना मैंने उसमें अमाउंट बचाया है। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज मनी वेस्टेज। इससे क्या होगा ना, आपका फालतू वेस्ट नहीं होगा मनी। आप पहले से ही सोच के रखोगे कि भाई जब मुझे कितनी शॉपिंग पे सिर्फ 5,000 खर्च करने हैं, तो इससे क्या होगा? आपको पहले से ही पता होगा कि मैं सिर्फ 5,000 की शॉपिंग कर सकती हूँ, तो आप फालतू वेस्ट शॉपिंग पे नहीं करोगे। ठीक है, बैलेंस एक्सपेंडिचर और इनकम। और अगर आपने पहले से ही बजट बना रखा है तो इससे क्या होगा? आपका एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों में बैलेंस रहेगा। पता चला आपकी इनकम तो कम है और आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? आप ऑब्वियसली आप पे कर्ज चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको किसी से बोरो करना पड़ेगा और आप पे क्या हो जाएगा? कर्जा चढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, आपको बैलेंस एक्सपेंडिचर और इनकम में बैलेंस रखने के लिए कि जितना इनकम है उतना ही हमारा खर्चा भी हो। ठीक है, इससे क्या होगा? हेल्प में अरेंज प्रायोरिटीज। ठीक है, इससे क्या होगा? आपने पहले ही मंथ से पहले ही आपने देख लिया, तो आपको एक प्रायोरिटीज को अरेंज करने में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों की ट्यूशन फीस देने हैं, स्कूल फीस देने हैं, अपने घर का रेंट देना है, और आपको ग्रॉसरीज देनी है, मिल्क का वो देना है बिल आपको, और जितने भी आपके बिल्स होते हैं वो पेमेंट करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। तो इससे क्या होगा? आप बजट में पहले ही निकाल लोगे एक अमाउंट की ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, इनके बिना हमारी बेसिक नीड्स जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो बजट में सबसे पहले क्या, इससे हेल्प क्या मिलेगी आपको? इनकम हेल्प ना अरेंज प्रायोरिटीज। तो इनकम क्या करता है? आपकी प्रायोरिटीज़ को, जो जरूरी चीज़ें हैं जिनको आपको प्रायोरिटीज देनी चाहिए, उसको अरेंज करने में हेल्प करता है। तो आप शॉपिंग तो अवॉइड भी कर सकते हो कि आज में इस महीने हम नहीं कर पाएंगे, हम शॉपिंग तो हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका बजट है। ठीक, तो बजट के स्टेप्स हैं, एग्जाम में आए हुए स्टेप्स हैं ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिस्ट ऑल नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, मैंने नीड्स एंड वांट्स में आपको अंतर बताया था। नीड्स तो वो हैं जो जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स है, जिनके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। वांट्स वो हैं जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हो, कार हो, बंगला हो, तो वो वांट्स है, पर उनके बिना मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। ठीक है, तो लिस्ट ऑल नीड्स एंड वांट्स
सबसे पहले मैं अपनी सारी नीड्स और वांट्स की क्या बनाऊंगी, लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। फिर क्या करूंगी, एस्टिमेट कॉस्ट, फिर उनकी कॉस्ट को एस्टिमेट करूंगी। सबसे पहले मैंने नीड्स एंड वांट की लिस्ट बनाई, फिर मैंने कॉस्ट को एस्टिमेट किया कि मैंने जितनी लिस्ट बनाई उसमें मेरा कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मुझे 10,000 रेंट का देना है, ठीक है, 2,000 में मेरी ग्रॉसरी आएगी, तो उस तरीके से मैं पूरा कैलकुलेट कर लूँगी कि मैंने मेरी जितनी भी नीड्स एंड वांट है इस मंथ की, उसमें मेरा 30,000 खर्चा आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एस्टिमेट कॉस्ट को क्या कर लूँगी, एस्टिमेट कर लूँगी, एक अनुमान लगा लूँगी कि हर महीने हमारा रेंट का इतना जाता है, बिल दूध का इतना जाता है, इसके अलावा हमारा बिल्स इतने जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, हमारा स्कूल फीस इतनी जाती है, तो लगभग मैंने लगा के पूरा लगा लिया कि मेरी 30,000 का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखूँगी, एस्टिमेट एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। उसके बाद मैं जब मैंने ये लगा लिया कि मेरे पास कितना खर्चा मेरा इस महीने होना है, उसके बाद में सभी एस्टिमेट एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनकम फॉर ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज से मैं ये देखूंगी कि कितना कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, कितने कितने सैलरी आ रही है, इनकम कितनी आ रही है, ठीक है। तो खर्चा तो मैंने पहले क्या एस्टिमेट कॉस्ट कर लिया, सारा खर्चा देख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सैलरी देखूंगी कि कितनी सैलरी मेरी हर सोर्सेज से आ रही है, ठीक है। तो जब मान लीजिए मैंने 30,000 का लगा रखा और मेरी सैलरी से मैंने देखा कि मेरे 20,000 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा जो नीड्स एंड वांट्स की लिस्ट और जो उनकी कॉस्ट मैंने की वो तो 30 की, बस सैलरी जब मैंने कैलकुलेट की कि जॉब से इतनी आ रही है, रेंट से इतनी आ रही है, तो क्या होगा, मेरे को 25 ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मनी फॉर इमरजेंसी। अब 25 में भी मैं क्या करूँगी, पहले इमरजेंसी फंड, सेविंग एंड इंश्योरेंस के लिए मैं पैसे अलग रखूंगी। 25 पूरे तो नहीं खर्च कर सकती, 25 में से मैं क्या करूँगी, 5,000 मैंने अलग कर दिया, ठीक है। मनी फॉर इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी के लिए मैं तो कुछ पैसे अलग रख दूंगी, सेविंग के नाम पे और इंश्योरेंस के नाम पे मैं कुछ अमाउंट अलग जमा कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो अब मेरे पास कितने बचे, मेरे पास 20,000 बचे, ठीक है, जबकि मेरा खर्चा कितना का हुआ था, 30 का हुआ था, ठीक है। अब मेरे पास बच कितने गए, 20 बचे। तो मुझे क्या करना है, ब्रिंग एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन बैलेंस, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो एक्सपेक्टेड इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उन्हें क्या लाना है, बैलेंस में लाना है, ठीक है। दोनों को बैलेंस में लाना है, एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये देखूंगी कि भाई अगर मेरा 30,000 का खर्चा आ रहा है और मैं सिर्फ 20,000 ही मेरे पास अमाउंट है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें जो फालतू खर्चे उनको कम कर दूंगी, यानी कि वांट्स को मैं क्या कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, ठीक है। कि शॉपिंग मैंने 5,000 की हटा दी, फालतू खर्चे मैंने देखा कि चलो ये नेक्स्ट मंथ कर लेंगे और उन खर्चों को मैंने हटा दिया। उसके बाद मैं प्लान को चेक करूँगी कि वो रियलिस्टिक है या नहीं। आप जरूरत की, जैसे स्कूल की फीस नहीं हटा सकती, मैं ग्रोसरी नहीं हटा सकती, मेन पॉइंट्स में नहीं हटा सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जिनके बिना काम चल सकता है, ठीक है, जिनके बिना काम चल सकता है उन चीज़ों को मैं हटा सकती हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, ये स्टेप्स हैं जो हम बजट बनाते समय चेक करते हैं, ठीक है। सभी नीड्स एंड वांट्स की लिस्ट बनाना, फिर उनकी कॉस्ट एस्टिमेट करना, उनकी कॉस्ट का अनुमान लगाना, फिर हम सभी सोर्सेज से कितनी हमें इनकम आने वाली है वो देखना, फिर इमरजेंसी के लिए फंड निकाल के अलग रख देना। दूसरा, हमारा जितनी भी हमने एक्सपेक्ट की है, जो हमारा कॉस्ट आया है उसको, और हमारी जो इनकम है, जो हमारे पास सैलरी आ रही है, इनकम आ रही है, उसके बीच में एक बैलेंस करना और प्लान चेक करना है कि वो रियलिस्टिक है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा है कंट्रोलिंग द बजट। बजट को चेक करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेथड्स हम कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है, ठीक है। हाउ वेल द प्लान इज प्रोग्रेसिंग, एडजस्टिंग द प्लान वेयर नेसेसरी। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, हमें देखेंगे कि हमारा जो प्लान है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर कहीं ज़रूरत है तो हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट भी कर देंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा खर्चा आ गया जो हमने अपने बजट में नहीं सोचा था, तो हम उसको फिर अपने बजट को दोबारा से एडजस्ट भी करेंगे जहाँ हमें उसकी ज़रूरत है। तो ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बजट को एडजस्ट भी करेंगे। इसमें हमारा मेंटल एंड मैकेनिकल चेकिंग है सबसे पहला वाला। एक तो हम बजट कैसे बनाते हैं, पेन और पेंसिल नहीं, जो घर में मम्मी लोग करती हैं, पेन पेंसिल कुछ नहीं यूज़ करती, वो अपने दिमाग में ही रख लेती हैं, बस अपने मेंटली ही बजट के अनुसार अमाउंट का अलॉट कर देती है कि 30,000 आ रहा है, उसमें 10,000 हमें यहाँ देना है, 5,000 यहाँ देना है, 6,000 यहाँ देना है, बाकी के 7,000 में हमें अपने मंथली खर्चे से निकालने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेंटली। जब हम मेंटली कर लेते हैं, कोई पेन पेंसिल यूज़ नहीं करते, बस दिमाग में ही अलॉट कर देते हैं कि इतना इतना % अमाउंट हमें यहाँ डालना है, ठीक है, तो वो मेंटली हो गया। उसके अलावा मैकेनिकल चेकिंग में क्या है, हम क्या करते हैं, एक एनवेलप लेते हैं, एनवेलप के अंदर सारे पैसे रख देंगे, ठीक है। जितने भी हमने, जैसे 20,000 थे हमारे पास, तो हमने क्या किया, पूरे सबको
एनवलप में डाल दिया, फिर हम उसमें से निकाल के खर्च करते रहे। लास्ट में चेक कर लेते हैं कम पड़ गए या फिर खत्म ज़्यादा बचे हैं, ठीक है, या फिर बच गए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियलिटी चेक भी बोलते हैं। हमने एनवलप में डाला, उसी में से हमने अपने देखा कि हमें 20,000 में खर्चा चलाना है, हमने एक एनवलप में वो डाल दिए मैकेनिकल चेकिंग में। उस एनवलप से जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के, ज़्यादा कोई नोट नहीं करेंगे, बस निकाल करके हम उसको उसमें से पैसे इस्तेमाल करते रहेंगे। हम देख लेंगे कब खत्म हो गया वो, जब हमारा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे कितने पैसे उसमें से बचे हैं या फिर पहले ही खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिकल चेकिंग है। मेंटल मैकेनिकल चेकिंग के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं बजट को। दूसरा है रिकॉर्ड कीपिंग तो सिंपल सा है। नोटबुक को लेकर के, पेन पेंसिल टेक्निक, आप इसको रिकॉर्ड कीपिंग को बोल सकते हो। इसमें क्या करता है, हम सभी खर्चों को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि इतना हमें खर्च करना है। और यहाँ मैं आज अगर मैं 100 रुपये निकाल रही तो मैं वहाँ अपनी डायरी में लिख दूंगी कि 100 रुपये लेकर के मैंने यहाँ खर्च किए, ठीक है। फिर लास्ट में उनको कैलकुलेट कर लूँगी कि हमारा कितना खर्चा कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसमें डायरी मेथड है, जो डायरी में हम पेन पेंसिल या नोटबुक यूज़ करके लिखते हैं, पेन पेंसिल टेक्निक बोलते हैं। सभी खर्चों को हम लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंगल्स लॉ ऑफ कंजप्शन। एंगल्स लॉ ऑफ कंजप्शन में क्या रहते हैं, ये ना वो है एक एंगल से उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से हमारा जो हम अमाउंट खर्च करते हैं या नहीं, क्या प्रोपोर्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। एंगल्स ने बताया था कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे ये जो इंक्रीज का साइन है, जो ऊपर एरो लगा हुआ है उसको इंक्रीज बोलेंगे, और नीचे की तरफ एरो लगा रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे। जैसे ये वाला नीचे की तरफ एरो है तो इसका मतलब डिक्रीज है, और पहला वाला जो ऊपर की तरफ एरो है इसका मतलब इंक्रीज है, ठीक है। तो एंगल्स लॉ ऑफ कंजप्शन में क्या बताया था कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी, ये एग्जाम में आ जाता है, इसमें बजट के स्टेप्स भी आ जाते हैं। जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स लॉ ऑफ कंजप्शन। ये हमारा बजट का ही एक पार्ट है। इसमें क्या है, आपका इन्होंने क्या बोला था, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तीनों उसमें हमारी इनकम बढ़ रही है, और इससे क्या होगा, आपका जो प्रोपोर्शन एक्सपेंडिचर ऑफ फूड वो डिक्रीज होगा। ये जो नीचे की तरफ एरो है इसका मतलब डिक्रीज होना, ठीक है। मान लीजिए मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, ठीक है, 10,000 रुपये मैं कमा रही हूँ, तो उसमें से मैं महीने में 5,000 रुपये खाने में खर्च कर रही हूँ अपने परिवार के, फूड में, ठीक है। फूड में मैं 5,000 रुपीज़ खर्च करती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं 50% अपना अमाउंट जो है किसमें यूज़ कर रही हूँ, खाने में कर रही हूँ, ठीक है। भोजन में, फूड में मैं 50% परिवार को के खाने में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10,000 भी अगर खाने में यूज़ कर रही हूँ फैमिली के लिए, तो क्या होगा, तो मेरा सिर्फ 20% ही मैं खाने में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, फूड में जो हमारा प्रपोर्शन है, फूड में जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका प्रपोर्शन घटता जाता है, ठीक है। प्रपोर्शन मतलब अनुपात घटता जाता है उसका, ठीक है, परसेंटेज के बेस पे। जैसे कि अगर मैं 5,000 कमा रही हूँ और उसमें से मैं 10,000 खाने पे मेरा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 50% खाना जो है, क्योंकि 5,000 का 10,000 का 5,000 क्या है, 50% है, ठीक है। तो 50% खाना क्या है, 50% सैलरी कहाँ जा रही है, मेरे खाने में जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर मेरी सैलरी 50,000 हो गई है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं 10,000 भी कमा रही हूँ तो कितना हो गया, 50,000 का 10,000 कितना है, 20% है। तो क्या कितना कमा रही हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20% में खर्च कर रही हूँ खाने पे, ठीक है। यानी कि पहले मैं 50% खर्च कर रही थी, भले मैं 5,000 खर्च कर रही थी, लेकिन जब मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं 20% खर्च करने लग गई हूँ, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो फूड में जो एक्सपेंडिचर है वो उसका प्रोपोर्शन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका अनुपात हमारा घट जाता है, ठीक है। ये है। फिर इसमें दूसरा है, अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका क्या है, आपका जो प्रपोर्शन है, किस किस में आपका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर सनराइज में, आपका कल्चरल में, वॉन्ट्स में, रिक्रिएशन में या एजुकेशन हब्स में आपका खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आप इंजॉयमेंट में, रिक्रिएशन में, ज़रूरतों को, वॉन्ट्स मतलब ज़रूरतों को पूरा करना है, मतलब कि मैं चाहूँ अगर मेरी सैलरी बढ़ गई तो खाने में तो मेरा प्रोपोर्शन कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहूँगी मैं, लेकिन मैं कहाँ बढ़ा दूँगी, मूवी देखने में, ठीक है, घूमने में, फिरने में, इंजॉय करने में, वहाँ मैं अपना प्रोपोर्शन जो हूँ वो बढ़ा दूँगी, जो मेरा पहले कम था। पहले मेरे पास 10,000 सैलरी थी, 5,000 में खाने में दे दी थी, 5,000 में मैं क्या क्या कर लेती, ठीक है, बाकी के खर्चे। लेकिन अब मेरे पास 50,000 सैलरी है तो खाने में तो मैं 10 ही कर रही हूँ, लेकिन घूमने फिरने में मैं बहुत ज़्यादा कर दे रही हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शन वाइज, अनुपात के अगर हम देखें तो दोनों का, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, सनराइज, कल्चर, वॉन्ट्स, रिक्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में क्या करते हैं हम, हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि इन सब में हमारा खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीज इनकम, तो नो एक्सचेंज इन शेल्टर, क्लोथ,
लाइट एंड फ्यूल। तो कुछ खास चेंजेस नहीं आता है हमारा शेल्टर में। क्लोथ्स में मतलब कपड़ों में भी उतना जितना पहले परसेंटेज खर्च करती थी उतना ही आप करूँगी, ठीक है। लाइटिंग में, फ्यूल में, ठीक है, इनमें खर्च नहीं आता, ज़्यादा कुछ खास परसेंटेज में अंतर नहीं आता है हमारा। शेल्टर यानी कि घर वर, वहाँ कुछ खास अंतर नहीं आता शेल्टर में। क्लोथिंग में कुछ खास अंतर नहीं आता, लाइटिंग में कुछ, और फ्यूल के खर्चे में हमारा कुछ खास अंतर नहीं आता। ये हमारा किसने बताया था? ये एंगर्स लॉ ऑफ कंजम्पशन ने बताया था, ठीक है। उनका कहना ये था कि अगर इंक्रीज आपकी सैलरी इंक्रीज होगी तो आपका जो अनुपात बढ़ेगा, फूड में आपका अनुपात घट जाएगा सैलरी खर्चे का, और अगर और किस में बढ़ेगा? आपका सनराइज, कल्चर, वॉन्ट्स, रिक्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब आपके इंजॉयमेंट्स है, ठीक है। इंजॉय करने की चीज़ों में आप अपना खर्चा प्रपोर्शन अनुपात जो है बढ़ा दोगे और फूड में वो घट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका शेल्टर, क्लोथिंग, लाइटिंग, फ्यूल, इनमें आपका कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई बदलाव नहीं आना। अगर आपके पास पहले आपकी 10,000 सैलरी थी, उसमें से 500 रुपये आप खर्च कर रहे थे, तो 10,000 का जितना परसेंट 500 आएगा, 50,000 का भी उतना ही परसेंट आप लगभग खर्च कर रहे हो शेल्टर, क्लोथिंग, लाइटिंग और फ्यूल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड इक्विपमेंट। हाउस होल्ड इक्विपमेंट में क्या है? घर के सभी खर्चों की डिटेल रिकॉर्ड रखना। हाउस होल्ड सारे इक्विपमेंट में अकाउंट्स है ये, ठीक है। हाउस होल्ड अकाउंट्स में क्या है कि कुछ मेथड्स है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से एग्जाम में कुछ खास आता नहीं है। तो इसमें क्या है हमारा हाउस होल्ड अकाउंट्स में, जो हम आपने देखा होगा मम्मी लोग क्या करते हैं, घर में जो भी कोई खर्चा होता है उसे एक डायरी बना लेती है, उसमें लिखती जाती है, ठीक है। तो मंथ में उनको लास्ट में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है कि उन्होंने जो सोचा था उनका कोई वेस्ट जो है या फिर जितना भी अमाउंट था वो कहाँ खर्च हुआ है। तो घर के सभी खर्चों की डिटेल रिकॉर्ड रखना, ठीक है। रिकॉर्ड रखेंगे हम पास्ट स्पेंडिंग का, और बजट बनाएंगे हम फ्यूचर स्पेंडिंग के लिए, ठीक है। मतलब कि जो मैं खर्च करती जा रही हूँ उसमें मैं रिकॉर्ड आज का रखती जा रही हूँ, जो खर्च कर चुकी हूँ मैं। बजट में किसके लिए बनाती हूँ? बजट में बनाती हूँ फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ? शीट सिस्टम यूज़ करती हूँ। शीट सिस्टम क्या है? 1-2 पेज ले लिया मैंने, उसी में लिखती गई, ठीक है। मैं 1-2 पेज शीट्स ले ली, उसमें लिखती गई। नोटबुक हो गई, डायरी बना सकती हूँ। एनवलप सिस्टम हो गया, एक एनवलप बना लिया, उसके अंदर मैं वो जो शीट्स बनाई है उनको रखती जा रही हूँ, पेजेस को उसके अंदर रखती जा रही हूँ, जिसमें मैंने अपना हर मंथ का अलग अलग एनवलप मैंने बना रखा है, ठीक है। कार्ड फाइल हो गया, ये सभी की जैसे जैसे शीट है वैसे ही आपकी कार्ड फाइल है। एक कार्ड बना रखा है आपने, उसके अंदर पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो फाइल आप बना सकते हो, सब एक ही जैसा है, कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैंने क्या किया है, एक पेज में बजट लिख लिया है इस महीने का, पूरा एक पेज में बजट बना लिया कि कितना खर्चा मुझे कहाँ का करना है, और दूसरे पेज में मैंने जो जो खर्चा मैं करती जा रही हूँ वो लिखती जा रही हूँ। बाद में उन दोनों को कंपेयर कर लूँगी, ठीक है। हर मंथ की अलग अलग शीट, नोटबुक पेज, हाँ जैसे नोटबुक है तो उसमें अलग अलग पेज बना लेंगे हम, ठीक है। एनवेलप हो गया, कार्ड फाइल हो गया, इसे हम बना लेते हैं। फिर बजट और एक्सपेंडिचर को मैच करते हैं, यानी कि मैंने क्या किया, अपनी डायरी में एक पेज में मैंने ये लिखा कि मुझे इस मंथ में क्या क्या खर्च करना है, और दूसरे पेज में मैं जो जो खर्च करती जा रही हूँ वो लिखती जा रही हूँ, ठीक है। बाद में मैं कंपेयर कर ले रही हूँ क्या मैंने सोचा था और क्या मेरा गलत हुआ, जो हम कंट्रोलिंग में करते थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा हाउस होल्ड अकाउंट्स है। इसमें कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शीट्स में सिंपल पेजेस हैं, हम पेजेस में बजट लिखते जाते हैं। एक पेज में बजट लिख लेते हैं, दूसरे पेज में हम वो उसका जो भी हम खर्च करते जा रहे हैं वो लिखते जाते हैं। एक नोटबुक बना सकते हैं, नोटबुक में अलग अलग पेज का बना सकते हैं, हर साल नोटबुक को हम बदल सकते हैं, डायरी ऐसी, ठीक है। तो हर डायरी में हम हर मंथ का एक अलग अलग नया नया पेज बना लें, ठीक है। एनवलप सिस्टम हो गया, एनवलप के अंदर पेजेस रख रहे हैं या फिर कार्ड के अंदर हम पेजेस रख रहे हैं, कार्ड फाइल बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद है हमारी सेविंग। अगर हम बजट बना रहे हैं तो बजट में एक सेविंग भी टॉपिक है। सेविंग क्या होती है? सेविंग माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमारी क्या होगी? सेविंग होगी। मतलब जितनी भी इनकम मेरे पास आई है और उसको माइनस करेंगे किसमें से? जो मैंने खर्चा कर लिया, तो बचा हुआ अमाउंट क्या होगा? सेविंग होगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कितनी थी? 30,000 मेरे पास इनकम थी, जिसमें से मैं 20,000 खर्च कर चुकी हूँ, तो इनकम मेरे पास 30,000 है। एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो मैंने खर्च किया है, ठीक है। तो जो वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ में नहीं आती है तो आप पेंसिल से पेन से अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किया हुआ अमाउंट, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम हो गई मेरी जो सैलरी आ रही है, जो मैंने सारे सोर्सेज से इनकम देखा था, उसको माइनस करूँगी एक्सपेंडिचर से कि मैंने कितना खर्च कर लिया। मान लीजिए 20,000 मेरी इनकम है, माइनस एक्सपेंडिचर किया है मैंने 15,000, तो कितना हो गया? 5,000 की मैंने इस महीने क्या कर ली है? सेविंग कर ली है, ठीक है। सेविंग हमारी दो टाइप्स की हो सकती है, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी सेविंग वो होती है जो इमीडिएट गोल के लिए होती है। जैसे मैं मान लो मुझे कुकर खरीदना है, तो इस महीने में क्या करूँगी? थोड़ी सी सेविंग ज़्यादा बढ़ा दूंगी कि अगर मुझे 5,000 का कुकर खरीदना है तो हर महीने 1,000 रुपये बचा करके, कुछ और खर्चे में बचा करके 1,000 बचा करके मैं 5 महीने बाद एक कुकर खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो ये इमीडिएट गोल के लिए जो होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। परचेजिंग हाउस होल्ड इक्विपमेंट, अगर हमें कोई हाउस होल्ड इक्विपमेंट छोटा मोटा जैसे फ्रिज हो गया,
गया, कूलर हो गया, घर के कोई इक्विपमेंट्स हो गए, वो खरीदने के लिए करनी है तो वो क्या हो गया, टेम्परेरी होती है कि हर महीने हमने थोड़े थोड़े पैसे बचाए, फालतू के खर्चे कम किए, थोड़े थोड़े पैसे बचाए, वो चीज़ हम लेकर के आ गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। इमीडिएट गोल्स के लिए हम करते हैं जल्दी वाला गोल। इमीडिएट मतलब मैंने सोचा है कि 5,000 का कुकर तो हर महीने 1,000 बताऊंगी तो 5 से 5 महीने मेरा कुकर आ जाएगा, तो टेम्परेरी हो गया। जो हम जल्दी वाले गोल बनाते हैं, इमीडिएट गोल, ठीक है। फिर हमारा परमानेंट, टेम्परेरी में हमारा इमीडिएट गोल होता है। परमानेंट में क्या होता है, हमारा फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए जो हम अमाउंट खर्च कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सॉरी, फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। जैसे मैंने परमानेंट वाले में क्या होगा, अगर मुझे घर बनाना है तो हर महीने, मैंने जब से मेरी जॉब लगी है मैंने एक अकाउंट बनाया, उसमें हर महीने में 5,000 अपनी सैलरी में से उठा निकाल करके डाल देती। तो उससे क्या होगा, 20, 30, 40 साल बाद मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं अपना घर बना सकती हूँ। तो उससे क्या बोलेंगे, हम परमानेंट बोलेंगे। तो फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, घर खरीदने के लिए, एग्जाम्पल इसका हाउस परचेज है, आपको घर खरीदना है तो आप कौन सी करोगे, परमानेंट वाली करोगे। कई सालों के लिए जो हम करते हैं वो परमानेंट वाली करते हैं, और कुछ समय के लिए 2-4 महीने के लिए जो हम कर रहे हैं वो हम टेम्परेरी सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सेविंग दो तरह की हो गई, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट हमारे 3 तरह के बजट होते हैं। एक है डिफिसिट बजट, दूसरा है बैलेंस, और तीसरा है सरप्लस। डिफिसिट बजट में क्या होता है, इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, ऊपर हाई है एक्सपेंडिचर, जो ऊपर का एरो है इसको इंक्रीज या हाई दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर तो हमारा ज़्यादा है और इनकम हमारी कम है, ठीक है। डिफिसिट बजट में क्या होता है, डिफिसिट मतलब कुछ कमी होती है इसमें, ठीक है, घटा हुआ पैसा होता है, यानी कि आपका खर्चा तो ज़्यादा है लेकिन आपकी जो तनख्वाह है वो कम है। मान लीजिए मेरी तनख्वाह 20,000 है, ठीक है, और खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा मेरा 30,000 का हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, मुझे कर्ज लेकर के अपना खर्चा पूरा करना पड़ेगा, जिसके चलते मेरा अगला मंथ भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। डिफिसिट बजट वहाँ होता है, उसको बोलेंगे जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर तो हमारे ज़्यादा हैं लेकिन हमारी इनकम जो है वो कम है। बैलेंस बजट कौन सा होता है, बैलेंस बजट वो होता है जिसमें एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल होती है। मतलब 20,000 सैलरी आ रही है तो 20,000 आपका खर्चा भी जा रहा है, आपके पास ना तो सेविंग है और ना ही कोई कर्ज आपको लेना पड़ रहा है, ठीक है, आपको 20,000 में काम चल जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका बैलेंस बजट है। फिर है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है और इनकम हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर तो आपका कम है और इनकम क्या है, आपकी ज़्यादा है, यानी कि आपका खर्चा कम है और सैलरी ज़्यादा है। अगर आपका, मेरी सैलरी 30,000 है पर खर्च मेरा 20,000 है, तो 10,000 क्या हो जाएगी, मेरी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो सरप्लस में क्या हो जाता है, आपकी सेविंग आप कर सकते हो। डिफिसिट में आपको कर्ज आपको लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, पेमेंट लोन लेना पड़ेगा आपको अपने मंथ की सारी खर्चे पूरे करने के लिए। और बैलेंस में आपको कुछ लेना भी नहीं पड़ेगा और ना ही आपकी सेविंग होगी, यानी आप इक्वल रहोगे, ठीक है। जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही आपकी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेविंग। सेविंग के क्या क्या टाइप्स है, सेविंग के टाइप्स है हमारा इंडिविजुअल सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग और कंपलसरी सेविंग, ठीक है। इंडिविजुअल सेविंग तो वो वाली सेविंग होती है जो मैं अपने ही खुद के अमाउंट को, मेरी सैलरी 30,000 आ रही है, मैंने 5,000 बचा करके रखती जा रही हूँ हर महीने, वो इंडिविजुअल सेविंग हो गई, ताकि मैं आगे जा करके एसी खरीद सकूँ या कुछ ऐसा बड़ा सामान खरीद सकूँ जो मेरी टेम्परेरी गोल्स के लिए या फिर मैं परमानेंट गोल के लिए, जो हमने अभी हम पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ सेविंग में, टेम्परेरी और परमानेंट वाला, ये वाला। तो वैसे ही जो सेविंग में कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ सेविंग में इंडिविजुअल सेविंग होगी, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मैं अपनी सेविंग करती हूँ, ठीक है, वो टेम्परेरी इंडिविजुअल सेविंग होगी। कॉर्पोरेट सेविंग कौन सी होती है, कॉर्पोरेट सेविंग वो होती है जो एजेंसी हमारे लिए सेविंग करके देती हैं, ठीक है। जैसे मैं अकाउंट में पैसा डालूँ, वो मुझे वो भी देंगी, क्या बोलते हैं उसको, ब्याज, ठीक है, वो हमें ब्याज भी देती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं वो। तो ये सब क्या है, वो कॉर्पोरेट सेविंग, जो एजेंसी हमारे लिए सेविंग करके देती हैं, ठीक है। जैसे बैंक हमारा एग्जांपल है इसका। कंपलसरी सेविंग कौन सी होती है, ईपीएफ और जीपीएफ है। ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, और जीपीएफ क्या होता है, हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड। ये नीचे भी लिखा हुआ है, इसमें कर गया है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपलसरी सेविंग ऐसी होती है कि जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको सेविंग करनी ही करनी है। कुछ अमाउंट आपको वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सेव करता है आपकी सैलरी में से कट करके, और जब आप वहाँ से छोड़ के जाते हो या आप रिटायर्ड होते हो तो वो अमाउंट आपको वापस मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपलसरी सेविंग बोलते हैं, ईपीएफ और जीपीएफ, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में हमारा पोस्ट ऑफिस है, प्रोविडेंट फंड है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। अब ये समझ में आ गया ना, ये वाला कंपलसरी सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग और इंडिविजुअल सेविंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेविंग अकाउंट भी होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में कुछ अकाउंट खोल देते हैं हम जाकर के, हर महीने 5
रुपये मिनिमम 5 रुपये से आप अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में से अकाउंट खोल सकते हो। आप गए, आपने 5 रुपये जमा किया, हर महीना आप ये 5 रुपये जमा करके पैसे जमा कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार आप जाकर के डिपॉजिट करोगे, हर महीने आपने बांधे हुए हैं कि हम इतना अमाउंट जो है इसे पोस्ट ऑफिस में जाकर के जमा करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट सबमिट एट मंथली बेस। मंथली बेस में आप क्या कर सकते हो, एक फिक्स अमाउंट आप जाकर के सेव सबमिट कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में बैंक की तरह होता है, जैसे हम बैंक में करते हैं ना, हर महीने कुछ कुछ सेविंग करके अकाउंट में किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में हम अपने पैसे डालते रहते हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड है हमारा, कंपलसरी सेविंग फॉर एवरी सैलरीड पर्सन। जो भी सैलरी वाला पर्सन काम कर रहा है, जिस भी व्यक्ति को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी मिल रही है, तो सरकार बोलती है कि उसकी सैलरी का कुछ अमाउंट आप अपने पास सेव करके रखो। जब वो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन सेव करके रखे, और जब वो जाएगा वहाँ से रिटायर्ड होकर या छोड़ करके, तो वो सारा अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा। तो ये क्या है, प्रोविडेंट फंड है, कंपलसरी सेविंग है, ये कंपलसरी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है ये आपका। जनरल प्रोविडेंट फंड जनरली हम कहा करते हैं गवर्नमेंट वाले सेक्टर में हम यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, मेरी 50,000 की जॉब लगी, तो मुझे 50 नहीं देगी, 48 ही देगी सैलरी में। इन हैंड मेरे को 48 ही मिलेंगे, 2,000 वो मेरे को हर महीने सेव करती रहेगी। जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगी तो ये सारा पैसा मुझे उस समय मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, ये जनरली प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो सेम यही प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो हमारे जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैं कहीं काम कर रही हूँ, वो अगर मैं 20,000 की सैलरी पे काम कर रही हूँ, तो वो क्या करेंगे, मेरा 2,000 वो सेव करेंगे हर महीने, मुझे नहीं देंगे, वो मुझे सिर्फ 18,000 देंगे और 2,000 वो सेव करेंगे। जब मैं वहाँ से छोड़ के जाऊँगी, रिटर्न होंगे, तो वो जितना भी पैसा वहाँ सेव हुआ होगा वो मुझे सारा पैसा वापस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। फिर नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको पता ही है कि हर महीने आपको कई तरह हेल्थ इंश्योरेंस चल रहे हैं आजकल, आपको कई तरह के, अभी बीच में कोरोना का इंश्योरेंस भी चलने लगा था, तो कई तरह के इंश्योरेंस है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार, आप इतना इतना पैसे जमा करते रहो, अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को फिर इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपका हॉस्पिटल का जितना भी पेमेंट है वो आपका कौन करेगा, आप जिसका भी आपने इंश्योरेंस ले रखा है वो कंपनी करेगी, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस है। तो इस तरह के हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, इसमें से इतना कुछ खास नहीं है, बस आपको याद करना है। जनरल प्रोविडेंट फंड की फुल फॉर्म कर लीजिएगा GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, और EPF है हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होते हैं, 3 तरह के इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं अपनी सैलरी का, जिसमें से पहला है डिबेंचर्स, दूसरा है हमारा UTI, और हमारा थर्ड है हमारा शेयर। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अकाउंट में मैंने पैसे रखे हैं, लेकिन वो पैसे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ज़्यादा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे देगी, बहुत ही कम देती है, 1-2 रुपये कुछ ऐसे बढ़ जाते हैं 1-2 साल में। लेकिन इसकी जगह अगर मैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, जैसे कि LIC के आते हैं ऐड, और आजकल उसका भी बहुत ऐड आ रहा है जिसका सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ पे अगर मैं उन कंपनीज में अपना पैसा लगा रही हूँ, तो वहाँ से मुझे इन्वेस्ट मैं उन कंपनी में करूँगी, तो जब भी मेरा शेयर या मार्केट बढ़ेगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना भी मैं, और अकाउंट अगर बैंक में रखूँगी तो मुझे खास उस पर प्रॉफिट नहीं होना है, ठीक है। तो डिबेंचर्स हैं, इसमें डिबेंचर्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी को मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, मैं किसी कंपनी को पैसे दिए हैं, तो वो क्या करेगा, मेरे पास मैंने किसी कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए, तो वो मुझे सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है, डिबेंचर्स, ठीक है। मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा कंपनी से कि आपने इतने पैसे लगाए हैं, और आपको 1 साल बाद हम 6 लाख रुपये वापस करेंगे, 1 लाख रुपये बढ़ा करके पूरा 6 लाख हम आपको वापस करेंगे। तो वो क्या होगा, वो डिबेंचर हो गया। अब कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो 1 साल बाद क्या मिलने चाहिए, 6 लाख रुपीज़ मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स होता है, ये डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपको देंगे, मनी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ देते हैं, मैंने जहाँ भी मनी इन्वेस्ट किया मुझे उसका प्रूफ मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको ब्याज के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको सारा पैसा वापस करेंगे, जितनी भी आपने लगाया है पहले कि हाँ मैं आपको 5 लाख दूंगी, आप मुझे 1 साल बाद पूरा 6 लाख करके उसको वापस करोगे, ठीक है। चाहे प्रॉफिट या लॉस हो कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी को पैसे देने ही देने हैं, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर उन्होंने बोला है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है,
मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 साल बाद 6 लाख रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट है तो बढ़िया है, पर लॉस से मुझे कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिबेंचर्स में क्या होता है, ये एक सर्टिफिकेट है, मैंने कहीं पैसा लगाया, मैं उसको बोलूंगी कि 1 साल बाद मुझे इतना पैसा देना चाहिए, अब उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उतने समय बाद मुझे पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स है। यूटीआई होता है, यूटीआई क्या करते हैं, मीडिएटर रोल्स करते हैं, यूनिट ट्रस्ट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि आजकल कौन चला, जरोधा या कई तरह के ऐप चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, आपका पैसा लेते हैं और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी में आप लगाना चाहोगे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। और पहले ये जैसे बहुत सारे हर्षद मेहता हो गए, इस तरीके के लोग जो काम करते थे कि आपसे पैसा लेकर के शेयर मार्केट में लगाते थे, ठीक है, या आप जिस कंपनी में लगाना चाहते हो वहाँ के शेयर खरीद करके आपको देते थे। तो वो क्या है, एक तरह से ये बीच में जो उसका काम करते हैं, मीडिएटर का रोल करते हैं, ठीक है। तो वो ये क्या है, यूटीआई है हमारा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें आपसे पैसे लेकर के वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे और फिर जब शेयर मार्केट से पैसा आएगा तो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, इनको ये ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं हमारे कंपैरिजन में, क्योंकि हम तो नौसिखिए हैं, हम उस कंपनी में नहीं लगा पाते जहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। पर ये हाँ, ये जो रोल प्ले करते हैं, इनको पता होता है कि किस कंपनी में प्रॉफिट होने के चांसेस है, तो इसलिए लोग इन पर बिलीव करते हैं, ठीक है, मीडिएटर रोल जो प्ले करते हैं। इसके बाद शेयर्स है हमारे। शेयर्स में क्या है, स्टॉक एंड शेयर्स, कंपनी में पार्ट ओनर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है सब शेयर करते हैं। अब शेयर्स में क्या होता है कि मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रही हूँ, ठीक है, तो शेयर्स में अगर कंपनी को लॉस हो गया तो मेरे शेयर्स भी लॉस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि मेरे भी शेयर्स के पैसे गिरेंगे, मेरा भी लॉस होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो मेरा भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे डिबेंचर में क्या था, कंपनी का प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ नहीं, मुझे मेरे पैसे मिल रहे थे। पर शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। मैं अगर स्टॉक्स या शेयर्स खरीद रही हूँ किसी कंपनी का, तो मैं उसकी एक तरह से ऑनर बन जाती हूँ उस कंपनी की, ठीक है। अब अगर उस कंपनी को लॉस होता है या फिर इस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मेरा भी लॉस है, वो मेरा भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये हमारे शेयर्स हैं। तो ये हमारी कैसे है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम 3 चीज़ों में जनरली पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे डिबेंचर्स हो गया, यूटीआई हो गया और शेयर्स हो गए, ठीक है। ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली लाइफ साइकिल, ठीक है। ये हमारा आज बजट और ये सब हमारे खत्म हो गए हैं, जो भी थे हमारे बजट था, मनी इनकम था, ये पूरा टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली लाइफ साइकिल, ठीक है। फैमिली लाइफ साइकिल में क्या है, फैमिली लाइफ साइकिल तब शुरू होती है मैरिज के बाद से, ठीक है। ये अलग टॉपिक है इनसे, बजट से और इससे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। इसके बाद कल से हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो इससे पहले हमारा आज लास्ट टॉपिक चल रहा है इतने लंबे टॉपिक्स का। तो इसमें सबसे पहले है हमारा फैमिली लाइफ साइकिल, ठीक है। फैमिली लाइफ साइकिल में हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, एक बिगनिंग स्टेज है, एक्सपेंडिंग स्टेज है और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है। बिगनिंग स्टेज कौन सी होती है, जब हमारा पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हम इसे बोलते हैं, जब एक मेल की और फीमेल की मैरिज होती है, जब फैमिली स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बिगनिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लाइट खर्चा रहता है, शादी के बाद कुछ खास खर्चा होता नहीं है हस्बैंड वाइफ का, तो फैमिली का ऐसा कुछ खास खर्चा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट बर्डन रहता है एक्सपेंडिचर्स में, खर्चे में। दूसरा है हमारा एक्सपेंडिंग स्टेज। तो पहली वाली ये बिगनिंग स्टेज यानी कि पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की स्टेज है, जिसमें क्या होता है, आपका परिवार स्टैब्लिश होता है, 2 लोगों की मैरिज होती है, मैरिज के बाद फैमिली बनती है, ठीक है। तो बिगनिंग स्टेज हो गया। फिर है हमारा एक्सपेंडिंग स्टेज। एक्सपेंडिंग स्टेज में जब आपका पहला बेबी जन्म लेता है तो वहाँ से आप किसमें कौन से स्टेज में आ जाते हो, एक्सपेंडिंग स्टेज में आ जाते हो, जिसमें से पहले स्टेज है आपकी चाइल्ड बेयरिंग एंड प्री स्कूल। पहला बच्चे ने जन्म लिया और वो प्री स्कूल में जा रहा है, फिर उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके 4 स्टेजेस हमारे एक्सपेंडिंग में है। सबसे पहले चाइल्ड बेयरिंग है, जब पहला बेबी जन्म ले रहा है और वो प्री स्कूल चला गया, ठीक है। सेकंड स्टेज है इसके अंदर, जब वो एलिमेंट्री यानी कि 8th क्लास में गया, फिर वो हाई स्कूल में गया, 10th क्लास में गया, उसके बाद जब वो कॉलेज में गया। तो इतनी स्टेजेस आपकी एक्सपेंडिंग में होती है। जब ये सब हम पहले बेबी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। इसमें से इसमें ज़्यादा कुछ खास खर्चा नहीं होता है, यानी कि बहुत हैवी बर्डन नहीं होता है पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन जब बच्चा कॉलेज में आ जाता है तो हैवीएस्ट बर्डन होता है, ठीक है, कॉलेज में, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई कितनी आजकल कितनी एक्सपेंसिव हो गई है। तो खर्चा आपका सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का कहाँ बढ़ता है, जब वो हैवीएस्ट बर्डन होता है, जब वो कॉलेज में आ जाता है बेबी, ठीक है। यानी कि कोई वोकेशनल डिग्री लेने लगता है, कोई अच्छी एमबीबीएस हो गया, मेडिकल डिग्री हो गई, इंजीनियरिंग डिग्री होगी, तो इस लेवल की डिग्री में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। पुराने क्लासेस यानी कि हाई स्कूल इंटर से ज़्यादा खर्चा आपका किसमें है, कॉलेज में है। तो यहाँ पे हैवीएस्ट बर्डन होता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन हमारी स्टेज है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, फाइनेंशियल रिकवरी है और रिटायरमेंट है। यानी कि जब आपका जो सबसे बड़ा बच्चा है वो आप
आपका घर छोड़ के चला जाएगा तो आप कौन से स्टेज में आ जाओगे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में आ जाओगे। ठीक है, आप लिख लो एक्सपेंडिंग स्टेज कब बिगनिंग कब हो रही थी, जब मैरिज के बाद। ठीक है, एक्सपेंडिंग कब हो रही थी, जब पहला बेबी जो है जन्म ले रहा था। ठीक है, थर्ड स्टेज कॉन्ट्रैक्टिंग कब स्टार्ट होगी, जब आपका पहला बेबी घर छोड़ के चला जाएगा, यानी कि वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जब पहला बेबी आपका जॉब करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए आपका घर छोड़ के चला गया, तो आपकी पहली स्टेज यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, फिर आपके सारे बच्चे धीरे धीरे चले जाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल रिकवरी की स्टेज है, यानी कि आप रिटायरमेंट से थोड़ा पहले ही जब सारे खर्च हो जाते हैं, बच्चे सब अपना कमाने लगते हैं, सब अपना सेटल हो जाते हैं, तो वो कौन सी स्टेज है, वो आपकी फाइनेंशियल रिकवरी की स्टेज है। थर्ड है आपकी रिटायरमेंट की स्टेज, इसमें क्या आएगा, आपका रिटायरमेंट आएगा। ठीक, जब आप रिटायर्ड हो जाओगे उस समय आपका लाइटेस्ट बर्डन होता है, कोई खास खर्चा नहीं था, आप बिल्कुल सेटल हो चुके हो, तो आपने अपना घर परिवार सब बना लिया होता है, बच्चे सब अपने काम में लग जाते हैं, तो ये आपका कौन सी स्टेज है, लाइटेस्ट बर्डन की स्टेज है। ठीक है, बिगनिंग, एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये आपकी अरेंज करने के लिए आ जाती हैं स्टेजेस, जब हम लगाने के लिए। सबसे पहले नंबर पे कौन सी है, बिगनिंग, दूसरी है हमारी एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, बिगनिंग में आपके मैरिज के बाद का जब पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक्सपेंडिंग में क्या है, जब पहला बच्चा जन्म लेगा और आपकी प्री स्कूल की स्टेज, एलिमेंट्री की, थर्ड है आपकी हाई स्कूल की, फोर्थ है आपके कॉलेज की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या है, आपकी वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जब पहला बेबी अपना वोकेशनल एडजस्टमेंट करना शुरू करेगा, यानी कि नौकरी ढूंढ के या नौकरी ढूंढने के लिए चला जाएगा या कहीं जॉब पे चला जाएगा घर छोड़ करके, तो वो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग की पहली स्टेज है। सेकंड है आपकी फाइनेंशियल रिकवरी, जब आपके सारे बच्चे जा चुके हैं और आपके अब कोई खर्चा नहीं है, सब अपने काम पे लग गए हैं, या फाइनेंशियल रिकवरी। और थर्ड वाली है आपकी रिटायरमेंट, आपका तब क्या होगा, लाइटेस्ट बर्डन होगा, आपके कोई भी खर्चा आपके पास नहीं होगा, इस समय आपका खर्चा मिनिमम होता है, क्योंकि सब कुछ आपका सेटल्ड है, आपको कुछ खास करना नहीं है, अब तो आपका खर्चा यहाँ पे मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी फैमिली लाइफ साइकिल के टॉपिक थे। ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। बाकी ये आज हमने क्या क्या पढ़ा, बजट के बारे में पढ़ा। बजट के बाद मैंने बजट को कंट्रोल करने के दो टिप्स, दो पॉइंट जो थे वो बताए। इसके बाद हमने एंगल्स ऑफ कंजम्पशन देखा, उसके बाद हाउस होल्ड अकाउंट्स देखा, सेविंग, टाइप्स ऑफ बजट देखा, फिर इसके बाद हमने फैमिली लाइफ साइकिल देखी, टाइप्स ऑफ सेविंग, और हमने इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास मुझे लगता नहीं इसमें एग्जाम के लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट था आज के लेक्चर में, पर टॉपिक्स हैं तो कराने पड़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।